नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं आप सबका अमित वशिष्ठ आपके सामने हाजिर हूँ चैप्टर नंबर 4 भाग नंबर 2 लेकर, साइंस क्लास 9th NCERT। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम होता क्या है। देखो, बहुत पहले से हम पढ़ते आए हैं कि एटम के टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि एटम के टुकड़े किए जा सकते हैं और ये डिविजिबल है, यानी इसको टुकड़ों में बांटना संभव है। ठीक है ना जी। लेकिन वो टुकड़ों में बांटना कैसे संभव है? आज हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन टुकड़ों में एक एटम को बांटा जा सकता है। लेकिन आज की कहानी जो है वो धीरे धीरे पता जाके लगी है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? आज अगर हम हवाई जहाज पर हैं तो शुरू में हम साइकिल पर भी थे। तो जिस टाइम साइकिल की जिस भी बंदे ने साइकिल का आविष्कार किया था वो अपने आप में जीनियस रहा होगा। बात समझ रहे हो? तो ऐसे आज जब हम पहुंचे हैं, आज जिस थ्योरी पर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वास्तव में ये बोहर की थ्योरी है। नील बोर नाम का साइंटिस्ट था, लेकिन इस नील बोर की थ्योरी तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे साइंटिस्ट्स का जिक्र करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइंस जो है वो असफलताओं की ऐसी कहानी है जिसने सफलता की मंजिल गढ़ी है। बात समझ रहे हो? साइंस से हमें मोटिवेशन मिल सकता है साथियों कि पहले इतने हजारों बंदे असफल हुए, उसके बाद एक बंदा सफल हुआ है। बात समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले जो है एटम के बारे में जानकारी दी थी जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने। किसने दी थी भाई? जे थॉमसन नाम का साइंटिस्ट। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? जे थॉमसन नाम का साइंटिस्ट था। उस बंदे ने 1903 में एक थ्योरी प्रस्तुत की, एक बात प्रस्तुत की। किसके बारे में? एटम के टुकड़ों के बारे में। हालांकि वो गलत थी, लेकिन उस गलत बात के ऊपर ही सही बातों की नींव रखी गई थी। तो इसीलिए हमें ये थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी। तो जे थॉमसन था, उसने क्या कहा कि वास्तव में एक एटम ऐसे गोल है। बात समझ रहे हो? और वो पूरा का पूरा जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज का है। बात समझ रहे हो ना? यानी जब अंदर सफेद सफेद दिख रहा है, ये हिस्सा कैसा है दोस्तों? ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये धनात्मक आवेश है इसके ऊपर। बात समझ रहे हो? और जे थॉमसन ने क्या कहा? ये सफेद सफेद के ऊपर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा हुआ है नेगेटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ रहे हो? तो ये थी जे थॉमसन की स्टोरी। बात समझ में आई है? इसको और थोड़ा सा मैं डीप में एक्सप्लेन करूं तो ये कह सकते हो, मान लो ये प्लेट है, ठीक है भाई, और इस प्लेट के अंदर ये सफेद सफेद हलवा है, ठीक है, और हलवे के ऊपर ये काजू है। ये रहा काजू किशमिश है, समझे? तो जो हलवा है उसको तो जे थॉमसन ने माना पॉजिटिव चार्ज, और हलवे के ऊपर ये जो काजू किशमिश है इसको माना इन्होंने नेगेटिव चार्ज। यही थी जे थॉमसन की थ्योरी, यही थे जे थॉमसन के पोस्टुलेट्स। बात समझ में आई है? ये कहानी थी। अब अगली चीज देखो और समझो। जैसे मान लो आपने देखा होगा ना, ये अगर तरबूज है, ये तरबूज है, तरबूज को आप जब भी काटोगे तो लाल लाल निकलता है। तो जो लाल वाला हिस्सा है, रेड वाला हिस्सा है, उसको तो माना इन्होंने पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और लाल लाल वाले हिस्से के ऊपर बीज होते हैं ना काले रंग के, समझ रहे हो ना? तो वो काले रंग के जो बीज हैं उसको इन्होंने माना नेगेटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। अब जे थॉमसन ने एक बात और कही थी कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ रहे हो? तो दोनों बराबर होने के कारण ये जो एटम है वो न्यूट्रल है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस बंदे ने ये प्रूव कर दिया कि एटम जो है वो वास्तव में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यानी एटम के अंदर अगर देखा जाए नेगेटिव चार्ज भी बराबर, पॉजिटिव चार्ज भी बराबर, तो ओवरऑल एक एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ना तो एक एटम पॉजिटिव होता है और ना एक एटम नेगेटिव होता है, उसके ऊपर जीरो चार्ज है। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? ये था किसका सिद्धांत? जे थॉमसन का सिद्धांत था। बात समझ में आई? लेकिन इसके सिद्धांतों पर पानी फिर गया कब? जब रदर जो फोर्ड है उसका एक्सपेरिमेंट आया। तो एक बार इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद रदरफोर्ड को समझेंगे। देखो दोस्तों, आपने पढ़ा है कि जे थॉमसन का जो मॉडल है वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और उस बंदे ने खोज कर दी किसकी? न्यूक्लियस की, यानी केंद्रक की। अब जे थॉमसन का जो मॉडल था उसमें न्यूक्लियस का जिक्र तक नहीं था, इसलिए फेल तो होना ही था मॉडल।
नई चीज की खोज होगी तो पिछली चीज जो चीज है वो तो पुरानी हो जाएगी और फेल भी हो जाएगी। ठीक, अब पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था और उस बंदे ने कैसे न्यूक्लियस की यानी केंद्रक की खोज की। बात समझ रहे हो। आपसे पहला सवाल तो यही पूछा जाएगा कि एटम का, परमाणु का जो केंद्रक है, परमाणु का जो न्यूक्लियस है, उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज की थी रदरफोर्ड के नाम के साइंटिस्ट ने। किसने की थी भाई? रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने। बात समझ में आई या नहीं आई? अगली जो चीज है वो ये पूछी जा सकती है, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का जो आधार था, मतलब उसने क्यों एक्सपेरिमेंट किया? तो आप कह सकते हो न्यूक्लियस की खोज के कारण। बात समझ में आई या नहीं आई? ये चीज है। अब पढ़ते ही एक्सपेरिमेंट कैसे किया। उस बंदे ने एक्सपेरिमेंट करते टाइम एक तो लिया अल्फा पार्टिकल। दो चीजों का ध्यान रखना है। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें दो चीज महत्वपूर्ण है, एक तो अल्फा पार्टिकल और एक है गोल्ड की फॉइल। ठीक है भाई, सोने की पतली सी परत, समझ रहे हो, सोने की पन्नी कह सकते हो, सोने की पन्नी और अल्फा पार्टिकल। गोल्ड फॉइल तो सबको पता है ना, पता है या नहीं पता? जैसे ये कागज है, मान लो या मेरे सामने किताब है, जैसे किताब का ये कागज है, देखो ये कागज है, इससे भी बहुत ज्यादा पतला कागज लिया किसका? उसने गोल्ड का यानी सोने का। ठीक है भाई, ये चीज। और फिर है अल्फा पार्टिकल। अब जानते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल फास्ट मूविंग पार्टिकल होते हैं। फास्ट मूविंग का मतलब क्या है? इनकी गति बहुत ज़्यादा तेज होती है, बहुत ज़्यादा गति तेज होती है, और उस गति के कारण इनके पास एनर्जी होती है यानी ऊर्जा भी होती है। और इतनी ऊर्जा होती है कि ये कितना भी कैसा भी मैटर हो उसके अंदर से जाने की हिम्मत रखते हैं। इसीलिए इनको चूज किया गया, इनको चुना गया कि ये गोल्ड की फॉइल के अंदर से जाने की हिम्मत रखते होंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? तो अल्फा पार्टिकल समझ में आया। तेज रफ्तार वाले पार्टिकल हैं, खूब इनके पास एनर्जी है, लेकिन ये बने कैसे अल्फा पार्टिकल? तो अल्फा पार्टिकल की जो उत्पत्ति है आपसे पूछा जाए, ये प्रकट कहां से होते हैं? तो ये होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। जो रेडियो धर्मी पदार्थ हैं, रेडियो धर्मी पदार्थ जो हैं, उनसे किसकी उत्पत्ति हुई थी? अल्फा पार्टिकल्स की। बात समझ में आई? अब रेडियो धर्मी पदार्थ का अगर एग्जाम्पल आपसे पूछे तो जैसे रेडियम है, मेरा आपसे सवाल है कि रेडियम की खोज किसने की थी? ठीक है भाई, रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज किसने की? रेडियम की खोज किसने की? ठीक है, रेडियम है, जैसे पोलोनियम है, ये जो पदार्थ हैं ये हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। इनसे निकलता है क्या भाई? अल्फा पार्टिकल्स। बात समझ में आई है? जो अल्फा पार्टिकल होता है उस पर चार्ज कैसा होता है? उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है भाई? पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आई? अरे सीधे शब्दों में बताऊं तो अल्फा पार्टिकल वास्तव में और कुछ नहीं, हीलियम ही होता है। बात समझ में आई है? आप सबको पता है हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। बात समझ में आई है? लेकिन हीलियम का जो एटम है, हीलियम के एटम से अगर अल्फा पार्टिकल आपको बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे, समझ रहे हो? और 2 इलेक्ट्रॉन हटाने का मतलब है 2 माइनस बाहर चला गया तो 2 प्लस अंदर आया है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल हीलियम 2 पॉजिटिव होता है। आगे समझेंगे क्या है, फिलहाल याद कर लो कि हीलियम 2 पॉजिटिव का मतलब है हीलियम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए, यानी हीलियम 2 पॉजिटिव के अंदर क्या है? 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आपसे पूछा जाए अल्फा पार्टिकल का मास क्या होगा, तो अल्फा पार्टिकल का मास क्या होगा? 2 प्रोटॉन का 2u और 2 न्यूट्रॉन का 2u, तो एक अल्फा पार्टिकल का 4u मास हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, शाबाश। तो अल्फा पार्टिकल समझ में आया, फास्ट मूविंग है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और उस एनर्जी के कारण ये जो गोल्ड की फॉइल है उसके अंदर से जाने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है भाई, और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? रेडियो धर्मी पदार्थ से हुई है। रेडियो धर्मी पदार्थ कैसे होते हैं? जैसे रेडियम है, पोलोनियम है। ठीक है भाई, रेडियो धर्मी पदार्थ से इनकी उत्पत्ति होती है। इसके ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। बनते कैसे हैं? हीलियम से अगर आप इलेक्ट्रॉन को अलग कर दोगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और उससे क्या बनते हैं? हमारे अल्फा पार्टिकल्स। बात समझ में आई है? अब आगे का सिद्धांत देखो। इसने क्या किया, ये देखो, ये लाइन जो खींची है ये है गोल्ड की फॉइल, यानी गोल्ड सोने की परत है। इसके ऊपर बंदे ने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स फेंके, अल्फा पार्टिकल्स फेंक दिए इसे,
समझ रहे हो। अब अल्फा पार्टिकल फेंके तो इसने एक चीज देखी, अब आप खुद बताओ, अब ये सोना है, अब ये सोना भी तो किसी ना किसी एटम से ही तो बना है, एटम से ही तो बना है मिलके, बात समझ रहे हो। अब एटम में आप सब ने अभी तक कुछ भी नहीं पता, समझो अभी तक कुछ भी नहीं पता, ये मान लो एटम है सोने के, तो इसने देखा जैसे ही इस बंदे ने ऐसे अल्फा पार्टिकल फेंके तो कुछ तो ऐसे आर पार हो गए, बहुत सारे आर पार हो गए, समझ रहे हो, ठीक है। और कुछ जो हैं वो टकरा कर वापस आ गए, जहां से गए थे वहीं वापस लौट आए, ठीक है। और कुछ जो हैं वो यहां से साइड से टकरा के अपनी दिशा परिवर्तित कर दी, और कुछ ऐसे थे साथियों जो टकराए तो सही, जैसे वो टकराए तो सही लेकिन उन्होंने दिशा बहुत ज्यादा परिवर्तित कर दी। आपको क्या समझ में आया? अल्फा पार्टिकल जब सोने की परत पर टकराए, जैसे मैं एक बार एक कागज देखो मैं बता देता हूँ, जैसे देखो मान लो यहाँ से मैं अल्फा पार्टिकल फेंक रहा हूँ, अब इस कागज पर अगर मैं फेंक रहा हूँ साथियों, ठीक है, इस कागज पर अगर मैं फेंक रहा हूँ तो कुछ तो जो है वो टकरा के वापस, कुछ बहुत कम टकरा के वापस लौट आए, और बाकी सारे इसके आर पार हो गए। कुछ ने दिशा बदल ली, ज्यादा बदली, कम बदली, लेकिन बहुत कम उल्टे आए हैं, ठीक है। तो जो बहुत सारे आर पार हो रहे थे, इसका मतलब क्या है कि वास्तव में जो एटम है उसके अंदर खाली जगह है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो एक बात रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से एक बात साबित हुई कि जो हमारे पास जो एटम है, एटम के अंदर बहुत सारी खाली जगह होती है, समझ रहे हो। और जो टकरा के वापिस आए, टकरा के वापिस आने का मतलब क्या हुआ कि वो जगह हैवी है, वो खाली जगह नहीं है। तो जहां से टकरा के आए उसको मान लिया केंद्रक यानी न्यूक्लियस। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? पक्का ही है, शाबाश। अब आगे की जो चीज समझनी वो ये है कि कुछ टकरा के जिन्होंने दिशा बदली, उनका क्या, जिन्होंने दिशा बदली उसका मतलब ये है कि वो न्यूक्लियस के बीच में तो नहीं टकराए लेकिन साइड में टकराए, और साइड में टकराने के बाद भी, अब सोचो कोई आके मुझसे टकराए और अगर मेरे बीच में ऐसे चेस्ट के बीच में आके टकराए तो वापस गिर भी जाए शायद, लेकिन अगर साइड से टकरा के जा रहा है और फिर भी वो गिर गया तो इसका मतलब या तो मैं बहुत ज्यादा तगड़ा हूं, ठीक है, यही चीज है या नहीं है। मान लो ये दीवार है, दीवार के बिल्कुल साइड से भी आप जाओगे तो आपकी दिशा तभी परिवर्तित होगी अगर दीवार तगड़ी है, समझ रहे हो, है या नहीं है, ठीक है। तो यही चीज आई कि वास्तव में न्यूक्लियस जो है वो वेरी डेंस, वो बहुत घना है, वो बहुत हार्ड है। इतनी बात समझ में आई है। बहुत सारे तो अल्फा पार्टिकल आर पार हो गए। आर पार होने का मतलब क्या है, जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही थोड़ी जगह पर है, न्यूक्लियस जो है वो बहुत छोटा है। कितना छोटा है, मान लो ये पूरा एक स्टेडियम है, क्या है भाई, ये पूरा एक स्टेडियम, और इस स्टेडियम के अंदर एक छोटी सी बॉल जो है, ये पूरा स्टेडियम तो एटम है, और ये जो छोटी सी बॉल है वो क्या है, न्यूक्लियस। ये इतना छोटा है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब सवाल ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल टकरा के वापिस क्यों आया? समझो, पॉजिटिव वापिस तभी आएगा जब टकराया वो है जो पॉजिटिव हो। बात समझ रहे हो ना? सेम चार्ज एक दूसरे को वापिस फेंकते हैं, रिपेल करते हैं, समझ रहे हो, समझे या नहीं समझे? तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तभी तो पॉजिटिव चार्ज उल्टा आया, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये इसको खींच लेता अपनी तरफ, समझ रहे हो ना, ये चीज है। तो कंडीशन समझ आई कि न्यूक्लियस जो है, एक बार मैं साफ कर दूं थोड़ा सा, यहां से साफ कर दो। इस बंदे को तीन चीजें समझ आई, सॉरी भाई, तीन चार चीजें समझ आई कि अल्फा पार्टी, ऐसे अल्फा बोलते हैं इसको, अल्फा लिख भी सकते हो ऐसे अल्फा, और ये साइन होता है अल्फा का। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं, ये अल्फा पार्टिकल जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल थे वो आर या आर पार हो गए,
आर पार होने का मतलब क्या है कि एटम के बीच में खाली जगह है, बहुत सारा स्पेस खाली पड़ा है। बात समझ में आई या नहीं आई? दूसरी बात क्या है, बहुत सारे पार्टिकल तो आर पार हो गए, लेकिन मतलब पार चले गए, और कुछ पार्टिकल जो हैं उन्होंने दिशा बदली, और दिशा बदलने का मतलब है कि जो न्यूक्लियस खोजा गया वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, वो बहुत ही ज़्यादा डेंस मतलब गहरा है, घना है, हिंदी में बोलो तो। बात समझ में आई है या नहीं आई? तीसरी बात, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव से, और पॉजिटिव से टकराकर ही पॉजिटिव चीज़ उल्टी आ सकती है। अगर जिससे हम टकरा रहे हैं पॉजिटिव चीज़ को, अगर वो नेगेटिव हो तो वो तो अपने आप उसको खींच लेगी, ठीक है। इसीलिए हमने एक तीसरी चीज़ और ज्ञात की, अगर वो टकरा के वापस अपनी ही दिशा में आ रहा है अल्फा पार्टिकल, तो न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर चार्ज हो जाएगा, कैसा? पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात समझ रहे हो भाई? पक्का है? तो यहाँ से एक चीज़ समझ आई, अगर ये गोल गोल एटम है, ठीक है भाई, ये गोल गोल एटम है, तो इसका जो बीच है, सेंटर है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ठीक है। इस केंद्रक के ऊपर चार्ज कैसा होता है? चार्ज होता है पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आई है? और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर घूम रहे हैं, और बाकी की जो जगह है वो खाली पड़ी है। ये जो था वो प्रूव किसने किया था? रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने प्रूव किया था। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? समझ रहे हो ये चीज़? अब बात करते हैं थोड़ी सी न्यूक्लियस के ऊपर। किसके ऊपर करेंगे बात भाई? न्यूक्लियस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के ऊपर। न्यूक्लियस वास्तव में क्या है? अभी आपने पढ़ा कि न्यूक्लियस जो है वो एटम का सेंटर है, जिसके अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि वास्तव में जो न्यूक्लियस है वो बना होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? समझ रहे हो? प्रोटॉन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के ऊपर होता नहीं भी कोई भी चार्ज, यानी जीरो चार्ज है। बात समझ रहे हो? ये चीज़ है। अब एक चीज़ समझने की है, न्यूक्लियस है जो, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मिला है भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाले पदार्थों को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं जी? न्यूक्लियस। क्यों? न्यूक्लियस के अंदर जो भी मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स कौन कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात समझ में आई या नहीं आई? लेकिन आप सबको पता है न्यूट्रॉन की खोज तो 1932 में जाके हुई थी, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट 1914 में किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई है। ये मैंने कहानी आपको बताई है आज की, जो आज हम सोचते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? लेकिन रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो है वो अभी फेल हो गया। लेकिन कैसे फेल हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है भाई? ये चीज़ है। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लो पहले। हाँ भाई, ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट वगैरह। तो अब समझते हैं कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसमें दिक्कत क्या आ गई, क्यों वो मॉडल फेल हो गया। बढ़िया बढ़िया बात बता रखी है भाई साहब ने, लेकिन फेल क्यों हुआ? न्यूक्लियस की खोज तो कर दी, लेकिन अभी न्यूट्रॉन की खोज भी नहीं हुई। पहली बात तो एक तो कमी ये होगी रदरफोर्ड के मॉडल में। लेकिन जो मेन कमी है वो क्या है? जैसे हाइड्रोजन से समझते हैं, रदरफोर्ड ने कहा जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही इसके अंदर प्रोटॉन है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने कहा कि जैसे ये मान लो हाइड्रोजन का एटम है, और हाइड्रोजन के एटम के अंदर जैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होगा, समझ रहे हो, जिसका कारण पॉजिटिव चार्ज है, और जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया वो इसके चारों तरफ ऐसे घूमता रहेगा। ये बात बता दी किसने? रदरफोर्ड ने। लेकिन आप एक चीज देखो, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है एक, विद्युत चुंबकीय थ्योरी है एक, जिसका मतलब कि जिसका जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। तो जिस भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज होगा, ये थ्योरी क्या कहती है?
तो साथियों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है अगर कोई भी आवेशित कण है, यानी एक ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज है, चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर वो घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, समझ रहे हो, एक वृत्तीय अगर रास्ता मिल रहा है, ऐसे गोल गोल अगर घूम रहा है, समझे जैसे शक्तिमान घूमता था, अगर चार्ज वाला पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो धीरे धीरे वो रेडिएट करेगा क्या? एनर्जी। एनर्जी रेडिएट करने का मतलब हो एनर्जी धीरे धीरे छोड़ने लगेगा, समझ रहे हो। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इस कानून के अकॉर्डिंग क्या है, ये इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो धीरे धीरे ये एनर्जी छोड़ेगा, और एनर्जी छोड़ेगा तो इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी ये इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा किसमें? न्यूक्लियस में। तो इस प्रकार तो क्या है, एटम ही खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियस यानी बहुत छोटा हो जाएगा एटम। बात समझ में आई या नहीं आई? लेकिन वास्तव में ऐसा होता ही नहीं है। तो जो रदरफोर्ड है वो फेल हो गया एक्सप्लेन करने को स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो एटम की जो स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन करने में रदरफोर्ड फेल हो गया था, जिसको बाद में एक्सप्लेन किया था किसने? नील बोहर ने। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नील बोहर का एक्सपेरिमेंट। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद साथियों।